आज देश एक बार फिर से शोक में है। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। ये सिर्फ राज्य की राजनीति को झकझोर देने वाली खबर नहीं थी, बल्कि आम लोगों के मन में भी एक पुराना और गहरा सवाल इस घटना से एक बार फिर से जाग गया है। पुणे के बारामती इलाके में लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ, जिसमें विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। आधिकारिक तौर पर इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बता दिया गया है और शुरुआती जानकारी की भी माने तो तकनीकी खराबी और मौसम को इसकी बड़ी वजह बताया गया है। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि क्या पूरी सच्चाई यही है, या फिर हर बार की तरह कुछ ऐसे सवाल हैं जो जवाब मिलने से पहले ही फाइलों में दबकर रह जाएंगे। आज हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कोई बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कहते कि ये घटना कोई साजिश है, लेकिन हम ये जरूर पूछ रहे हैं कि जब देश के सबसे ताकतवर लोग ही सुरक्षित नहीं रहते हैं और बार बार ऐसे बड़े हवाई हादसों के शिकार हो जाते हैं, तो सिर्फ सहयोग कहकर इसे आगे बढ़ जाना क्या काफी है? अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे ताकतवर और सबसे प्रभावशाली नेताओं में से गिने जाते थे। वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के वरिष्ठ नेता थे। शरद पवार के भतीजे और 2 बार राज्य के डिप्टी सीएम भी रहे थे। वित्त मंत्रालय जैसे बड़े और अहम विभाग की जिम्मेदारियां भी उनके कंधों पर लंबे समय तक रही। सत्ता के भीतर उनकी पकड़ इतनी मजबूत मानी जाती थी कि सरकारें बनाने और गिराने में उनका हाथ लगा रहता था। बारामती सिर्फ उनकी निर्वाचन सीट नहीं थी, बल्कि उनका राजनीतिक किला भी माना जाता था। सिंचाई परियोजनाओं से लेकर बजट और प्रशासनिक फैसलों तक अजित पवार की मौजूदगी सत्ता के केंद्र में मानी जाती थी। ऐसे नेता की अचानक विमान दुर्घटना में मौत सिर्फ एक हादसा कहकर आगे बढ़ जाना कई सवाल खड़े कर देता है, खासकर तब जब इतिहास में ऐसे हादसों की एक लंबी सूची पहले से ही मौजूद हो। अगर हम पीछे लौटे और बात करें तो 23 जून 1980 में संजय गांधी उस दौर के सिर्फ एक कांग्रेस नेता नहीं थे, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे भी थे और सत्ता के भावी उत्तराधिकारी भी माने जाते थे। और जब इमरजेंसी लगी तो उसके बाद पार्टी का संगठन को दोबारा खड़े करने में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। युवा कांग्रेस को मजबूत करने का श्रेय भी उनके कंधों पर ही जाता है। उनकी मौत एक छोटे विमान दुर्घटना में ही हुई थी। कहा जाता है कि वो खुद विमान उड़ा रहे थे और एरोबेटिक्स के दौरान नियंत्रण खो बैठे। यह आधिकारिक कारण था, लेकिन सवाल यही है कि देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार के सदस्य के लिए सुरक्षा मानक क्या सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में काम कर रहा था? क्या सिस्टम ने ये सुनिश्चित करना जरूरी नहीं समझा कि निजी शौक और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच की रेखा साफ रहे? जांच हुई, कंक्लूजन सामने आया, लेकिन हादसे से जुड़ी टेक्निक और प्रशासनिक पहलुओं पर कभी खुली सार्वजनिक बहस ही नहीं हुई। देश शोक में डूब गया और सवाल धीरे धीरे खामोश हो गए। अब बात करते हैं साल 2001 की। माधवराव सिंधिया, ये वो नाम है जो ग्वालियर राजघराने से उत्तराधिकारी माना जाता था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कई बार सांसद और इससे भी अहम भारत के पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, यानी वो खुद ही एविएशन सिस्टम, सुरक्षा मानकों और उड़ान प्रक्रियाओं के अंदर से जानने चाहते थे। 8 सितंबर 2001 को उनका निजी से सेना विमान उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ही क्रैश हो गया। आधिकारिक वजह बताई जा रही है तकनीकी खराबी, लेकिन सवाल यहीं से शुरू हो जाते हैं। जो व्यक्ति खुद नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभाल चुका हो, क्या वह बिना पूरी तकनीकी जांच के उड़ान भरेगा? और अगर यह सब कुछ नियमों के मुताबिक था, तो फिर हादसा कैसे हुआ? जांच रिपोर्ट बनी, लेकिन यह वजह रिपोर्ट आम लोगों के लिए कभी पूरी तरीके से लेकिन यह रिपोर्ट कभी आम लोगों के लिए सामने नहीं आई। अब बात करते हैं साल 2002 की, जब जीएमसी बालयोगी यानी गंती मोहन चंद्र बालयोगी लोकसभा के जो स्पीकर थे, दलित समुदाय से आने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष, एक ऐसा संवैधानिक पद जिसकी गरिमा और सुरक्षा सर्वोच्च मानी जाती है। 3 मार्च 2002 को उनका हेलीकॉप्टर आंध्र प्रदेश के एक तालाब में गिर गया। कारण बताया जा रहा है फिर से वही तकनीकी खराबी। सवाल ये है कि संसद के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की उड़ान में इतनी बड़ी तकनीकी चूक कैसे हो गई?
क्या ये सिर्फ एक मशीन की गलती थी या सिस्टम की निगरानी में कोई गंभीर खामी थी? फिर आता है साल 2004। साइप्रियन संगमा, ये एक ऐसी मेघालय सरकार के मंत्री थे और पूर्व लोकसभा स्पीकर पीए संगमा के करीबी रिश्तेदार भी थे। वो पवन हंस हेलीकॉप्टर से गुवाहाटी से शिलोंग जा रहे थे। हेलीकॉप्टर बारापानी झील से क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि उसमें मौजूद सभी यात्रियों की जान चली गई। कारण बताया गया खराब मौसम। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर मौसम इतना खराब था तो उड़ान जानलेवा साबित हो सकती थी, तो ऐसे में उड़ान की अनुमति ही क्यों दी गई? क्या वीआईपी मूवमेंट के दबाव में कभी कभी सुरक्षा मानकों से समझौता कर लिया जाना सही है? फिर आता है साल 2009। वाईएसआर रेड्डी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, एक बेहद लोकप्रिय नेता जिनकी पहचान किसान, गरीब और ग्रामीण कल्याण योजनाओं से जुड़ी हुई रहती थी। उनकी लोकप्रियता पार्टी की सीमाओं से बाहर मानी जाती थी। 2 सितंबर 2009 को उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम में क्रैश हो गया। सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उनका शव हादसे के 27 घंटे बाद मिला। सवाल यह नहीं है कि मौसम खराब था या नहीं, सवाल यह है कि इतने हाई प्रोफाइल मूवमेंट में ट्रैकिंग सिस्टम क्यों फेल हो गया और राहत कार्यों में इतना वक्त कैसे लग गया? फिर आता है 2011। दोरजे खांडू, ये वो चेहरा है जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। सीमा क्षेत्र की राजनीति में उनका बड़ा प्रभाव था। उनका हेलीकॉप्टर चीन सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। कारण बताया जा रहा है दुर्गम इलाका। लेकिन सवाल यही है कि दशकों से पहाड़ी राज्यों में हवाई उड़ानें हो रही हैं, फिर हर हादसे के बाद यही तर्क क्यों दे दिया जाता है? क्या इतने वर्षों में जोखिम कम करने वाली तकनीकी और प्रक्रियाएं विकसित ही नहीं हो पा रही हैं? साल 2005। ओम प्रकाश जिंदल, ये वो चेहरा है जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री पद पे था और एक ऐसे बड़े उद्योगपति भी ये रह चुके थे। उनके साथ कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह भी उस हेलीकॉप्टर में थे जिनकी उनके साथ में ही मौत हो गई। हादसे की तकनीकी खराबी बताया जा रहा था, लेकिन जांच के निष्कर्ष कभी आम बहस का हिस्सा ही नहीं बन पाए। साल 1973। गुरनाम सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और अकाली राजनीति का बड़ा नाम भी थे। उनकी मौत विमान दुर्घटना में ही हुई थी और उस दौर में भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसा ही बता दिया गया था। लेकिन टेक्निक्स और जो भी प्रशासनिक कमियां थी उन पर सवाल दबे रह गए। साल 1965। बलवंत राय मेहता, ये वो नाम है जो गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और केंद्र की राजनीति में अहम भूमिका भी निभा चुके थे। उनका विमान भारत पाक सीमा के पास गिरा। आधिकारिक वजह तकनीकी खराबी फिर से बताई गई, लेकिन उस समय हालात युद्ध जैसे थे, जिससे कई सवाल आज भी सामने दबे हुए पाए जाते हैं। साल 2021 आता है और ऐसे में जनरल विपिन रावत की भी एक सेम हादसे में मौत हो जाती है। ये थे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस, सेना का सर्वोच्च रणनीतिक पद। उनकी मौत से पूरे देश को एक सदमा पहुंचा। जांच भी हुई, कंक्लूजन भी निकला कि ये मानवीय भूल है या फिर मौसम या तकनीकी कारणों का मिश्रण था, लेकिन किसी एक व्यक्ति या सिस्टम की स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं हुई। और अब अजित पवार, एक और नाम, एक और हादसा और एक और जांच। हर बार प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। शोक संदेश दिए जाते हैं, मुआवजे की घोषणा भी कई बार होती है, जांच समितियां भी बनती हैं और धीरे धीरे खामोशी छा जाती है। जबकि हर विमान और हेलीकॉप्टर में ब्लैक बॉक्स होता है, उड़ान का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बातचीत दर्ज होती है। फिर यह जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जाती? क्या ट्रांसपेरेंसी से अफवाहें खत्म होंगी या फिर अधूरी जानकारियों से ही सबसे सुरक्षित रास्ता निकाला जाएगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हादसे साजिश हैं, लेकिन हम यह जरूर कह रहे हैं कि इन्हें सिर्फ संयोग कहकर इग्नोर कर देना कितना सही रहेगा, क्योंकि जब घटनाएं बार बार एक जैसे ही पैटर्न में घटती हों तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। और लोकतंत्र में सवाल किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं होते, बल्कि अगली जान बचाने के लिए होते हैं। आज अजित पवार हैं, कल कोई और हो सकता है
और इसके लिए एक बहस बेहद जरूरी हो जाती है। ये सवाल जरूरी है और इनके जवाब जानना उतनी ही ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं थी आप सभी के साथ प्रियांशी मिश्रा और आप देख रहे थे कंटाप न्यूज।